नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। पीएफआई पर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। पीएफआई के निशाने पर पीएम मोदी का दौरा था। पटना में पीएफआई की ओर से हमले की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार शफीक पर ईडी ने यह बड़ा दावा किया है। रिमांड नोट में ईडी की ओर से बड़ा दावा किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसके लिए हमला करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए थे। पीएफआई के अकाउंट में बड़ी राशि आई थी। कई स्रोतों से 120 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि पीएफआई के अकाउंट में आई थी और पीएफआई के अकाउंट में विदेशों से भी पैसे आए थे, ये भी जानकारी मिल रही है। ईडी की ओर से ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। ज्यादातर राशि कैश में जमा की गई थी। राशि जुटाने में आपराधिक साजिश का यह बड़ा खुलासा किया गया है। राशि का गैर कानूनी कामों में उपयोग किया जा रहा था। 2020 के दिल्ली दंगों में इन राशियों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा हाथरस में भी दंगा भड़काने के लिए इन राशि का उपयोग किया गया था। पीएफआई के सदस्यों को इस दौरान पैसे भी दिए गए थे। आतंक फैलाने, आतंकी संगठन बनाने, घातक हथियार और विस्फोटक खरीदने में इन राशि का उपयोग किया गया था। यूपी में कई व्यक्ति और स्थल पीएफआई के निशाने पर थे। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने की इनकी ओर से मंशा बनाई गई थी। इनकी ओर से साजिश रची गई थी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी पीएफआई की ओर से योजना, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। आतंकी पंपलेट तैयार करने में इन पैसों का उपयोग किया जा रहा था। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ 12 मामले दर्ज किए गए थे और मामले में एनआईए ने यह पूरी जांच की थी। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के अकाउंट्स की पड़ताल की और गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के आधार पर कई बड़े खुलासे सामने आए थे। आपको यह भी जानकारी देते चले कि केरल के शफीक पायेद को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था और इसकी गिरफ्तारी के बाद लखनऊ स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में इसे पेश किया गया था। कोर्ट में आरोपी की पेशी के बाद जांच एजेंसी ने पटना पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर का हवाला दिया और उसी एफआईआर के आधार पर पीएफआई के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच की जा रही है। पटना में दर्ज एफआईआर में, यानी कि फुलवारी शरीफ वाली एफआईआर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पहले पीएफआई की गतिविधियों का जिक्र किया गया था। ट्रेनिंग और आतंकी गतिविधियों का भी इसमें जिक्र था, जिसके बाद ईडी ने मामले को टेक ओवर किया और अब ये ईडी की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है और अब चीजें काफी हद तक साफ हो गई हैं कि पीएफआई की मंशा थी कि पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर हमला करने की साजिश बनाई गई थी। पटना में एफआईआर भी इस मामले में दर्ज किया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पटना से भी हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। ईडी की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है और इन दावों में कई चीजें अब खुले तौर पर सामने आ चुकी हैं कि पीएफआई की यह मंशा थी कि पीएम मोदी का जो कार्यक्रम था पटना में, उसके तहत हमला करने की साजिश बनाई गई थी और इसके लिए बकायदा बड़ी राशि का आवंटन किया गया था। इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया था। देखिए, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि पीएफआई जो है वो लगातार आतंकी गतिविधि को जो है संचालित कर रहा था। इस बात का खुलासा सबसे पहले अगर कहा जाए तो बिहार पुलिस ने किया और न्यूज 18 ने इस सियाह सच को सामने लाया था। जब एनआईए अनुसंधान शुरू करने वाली थी तो उस समय न्यूज 18 ने ही सबसे पहले इस बात को दर्शकों तक लेकर के आया कि पीएफआई जो है वो कोई सिर्फ राजनीतिक संगठन नहीं है। एसडीपीआई के आड़ में जो है पीएफआई जो है आतंकी गतिविधि को जो है आगे लेकर के चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा थी, जो पटना में कार्यक्रम होने थे, बिहार विधानसभा में जो उनका कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम पीएफआई के निशाने पर था। और इस बात को अब प्रमाण भी मिल चुका है। ईडी ने जिस तरह से खुलासा किया कि पीएफआई जो है वो आतंकी गतिविधि को आगे लेकर के चल रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर थे और इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए, ट्रेनिंग दिए गए, प्रशिक्षण दिए गए। 120 करोड़ रुपए जो राशि है उसका जुटान करना, एक
आसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि फंडिंग भी हुई, आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए जो संगठन है उनके तरफ से फंडिंग हुई और उसी की जांच जो है वो ईडी कर रही थी। ईडी के इसी जांच में ये पहलू सामने निकल करके आया कि पटना पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च किए थे वो मूलतः सही हैं और उसके आधार पर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो एनआईए और ईडी कर रही है, क्योंकि 120 करोड़ रुपए की राशि वो सहज नहीं थी जुटाना। तो ऐसे में जो आतंकी गतिविधि से जुड़े हुए संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी मदद ली गई और प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं टारगेट करने का लक्ष्य जो था वो पीएफआई ने बना रखा था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का ये परिणाम है। केंद्रीय जो जांच एजेंसी है उनकी तरफ से लगातार इनपुट दिए गए और इनपुट के आधार पर पटना पुलिस ने कार्रवाई की। तो अब यह मामला साफ हो चुका है कि बिहार ही नहीं बल्कि यूपी भी जो है, लखनऊ, वो भी पीएफआई के निशाने पर था। देश की राजधानी दिल्ली भी, केरल, तमिलनाडु, देश के 12 राज्य हैं जहां पे पीएफआई अपनी जो मौजूदगी है, धमक जो है वो तेज करने वाली थी और इसके लिए ये राशि इकट्ठा की गई थी, आवंटित की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि अब ये जांच जैसे जैसे हमारे सहयोगी शंकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। शंकर, न सिर्फ पटना में दहशत फैलाने की कोशिश की गई, पीएम मोदी के दौरे के दौरान हमले की साजिश रची गई, बल्कि दिल्ली दंगे में भी निराशियों का उपयोग किया जा रहा था। हाथरस कांड में भी साजिश के तहत इन राशि का उपयोग किया जा रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में पीछे जाना पड़ेगा और इस मामले की जो शुरुआती तफ्तीश है हाथरस से ही स्टार्ट हुई थी। जब हाथरस में एक कांड हुआ था, एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जब उन 4 लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के द्वारा की गई थी तो उसके बाद पीएफआई संस्था का नाम सामने आया था। किस तरह से यूपी का कनेक्शन आया। उसके बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जब इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले लगातार पीएफआई संस्था से जुड़े कई लोग रडार पर थे और जब फुलवारी शरीफ का मामला रजिस्टर्ड किया गया, उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले की तफ्तीश शुरू की गई। और पिछले 2 दिन पहले जब इस मामले में देश के कई राज्यों में जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, तकरीबन 12 राज्यों के 150 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। उसी दौरान सफी की गिरफ्तारी केरल से की गई और केरल से ईडी की टीम उसे गिरफ्तार करके उसे कल लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया और जब लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया उसके बाद जो आधार बनाया गया, जो बताया गया, तो उसमें आधार देते वक्त में रिमांड लेने के वक्त में पटना के एफआईआर का हवाला दिया गया। बताया गया कि किस तरह से पटना का जो एफआईआर है, यानी कि फुलवारी शरीफ वाला जो मामला है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी जिक्र किया गया कि इससे जुड़ा हुआ किस तरह से बाकायदा एक साजिश वहां पर रचा जा रहा था। और इस मामले पर आगे एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं देना चाहूंगा। शफीक को आज लखनऊ से दिल्ली लाया जा रहा है, दिल्ली हेडक्वार्टर में रखा जाएगा, उससे बाकायदा पूछताछ की जाएगी और इन तमाम मामलों पर तमाम कनेक्शन, चाहे बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें या अन्य राज्यों में किस तरह से पीएफआई का कनेक्शन है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश से पूछताछ की जाएगी। और अगर जिस तरह से फंड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले न्यूज 18 ने ही उस फंड से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज भी न्यूज 18 के अपने तमाम दर्शकों को दिखाया था, किस तरह से ये लोग फंड इकट्ठा करते हैं। और बहुत जगह तो ऐसे भी मामले देखने को मिले थे, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश में, कि छोटे छोटे अमाउंट को जमा किया गया था और खासतौर पर बहुत सारे ऐसे एटीएम भी होते हैं जहां नकदी जमा होती है, तो वहां पर 15,000, 20,000 ऐसे छोटे छोटे रकम को जमा किया गया था, जिससे कि वो जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आ सके। और इस मामले पर भी एक जांच एजेंसी ने, ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि किस तरह से हर एक राज्यों में, कई राज्यों में इस तरह से लाखों रुपया जमा किया गया और उन तमाम लाखों रुपये को जमा करते करते किस तरह से 120 करोड़ रुपये का आंकड़ा पहुंचा था। और इस मामले में किस तरह से विदेश से कनेक्शन जुड़ा और खासतौर पर जो सफीक, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सफीक का दुबई कनेक्शन भी है और इस मामले पर दुबई कनेक्शन किस तरह से जुड़ा हुआ, किस तरह से फंड जनरेट हुआ, इन तमाम मामलों पर ईडी मुख्यालय में रख करके उससे पूछताछ की जाएगी। तो आज देर शाम तक उसे दिल्ली मुख्यालय में लाया जाएगा और उसके बाद इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश से पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, आप दोनों इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो, बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज के ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना की। शाह यहां करीब आधा घंटा रुके और माता का दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शाह मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता की आरती उतारते अमित शाह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर अमित शाह ने अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाया। पुरोहितों के पैर भी छुए यहां पर अमित शाह ने। आरती के बाद जो भी वहां पर पंडित पुरोहित मौजूद थे, अमित शाह ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया, प्रसाद भी ग्रहण किया। इस दौरान अमित शाह ने साथ ही महिलाओं ने, पुरुषों ने उन्हें शॉल भेंट की, महिलाओं ने गुलाब भेंट किया। तो इन 5 तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि किस तरीके से अमित शाह भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। किशनगंज के एक मंदिर में इस पूजा अर्चना को अमित शाह की ओर से किया गया, जहां पर इस मंदिर का बेहद पुराना इतिहास। इस मंदिर में यह कहा जाता है कि दिल से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूरी होती है। इस मंदिर में मूर्ति दान करने की भी प्रथा है, लेकिन मूर्ति दान के लिए अभी 20 साल का वेटिंग लिस्ट है। अमित शाह की ओर से यहां पर एक भक्त के तौर पर पूजा अर्चना की गई और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहां पर की गई। और ये दूसरी 5 तस्वीर आप देखिए जहां पर ऐतिहासिक जो काली मंदिर है वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अमित शाह को आना था, इसके लिहाज से भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। माता की भव्य प्रतिमा लगाई गई थी। अमित शाह के स्वागत को लेकर तमाम महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी। तमाम महिलाएं शंख के साथ अमित शाह का स्वागत करने पहुंची थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एसएसबी के कैंप में जवानों के साथ खाना खाया। केंद्रीय गृह मंत्री ने फतेहपुर कैंप में जवानों का हौसला भी इस दौरान बढ़ाया। अमित शाह ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सीमा खुली हुई है। खुली सीमा की वजह से जवानों को यहां ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एसएसबी सीमा पर हर चुनौती से निपटने में जवान जो है वो सक्षम है। अमित शाह ने किशनगंज में यह कहा कि अब देश में नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। तो आप तस्वीरें देखिए जहां पर एसएसबी के कैंप में जवानों के साथ अमित शाह ने भोजन किया। जवानों के साथ अमित शाह खाना खाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहां पर अमित शाह ने एसएसबी जवानों का हौसला भी बढ़ाया। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि हर चुनौती से लड़ने के लिए ये जवान पूर्ण रूप से सक्षम है। और ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इन तस्वीरों में और जवानों के साथ अमित शाह का ये भोजन, जहां पर एसएसबी जवानों का अमित शाह की ओर से हौसला भी बढ़ाया गया, हौसला अफजाई भी की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर अमित शाह ने जवानों का हौसला बढ़ाया और इसके अलावा यहां पर जवानों के साथ अमित शाह ने खाना भी खाया। तो आप 2 तस्वीरें देखिए जहां पर 2024 की तैयारी में अभी से ही तमाम पार्टियां जुट गई हैं। कल अमित शाह ने पूर्णिया से मिशन 2024 का आगाज किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर कल जनसभा की ये तस्वीरें जहां पर अमित शाह ने 2024 का शंखनाद किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। और दूसरी तस्वीर, कल लालू प्रसाद और नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। आज लालू प्रसाद की मौजूदगी दिल्ली में, जहां पर अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद मौजूद, और कल उनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से होने वाली है। और बीजेपी के बाद 2024 को लेकर सत्ता पक्ष भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है, यानी कि रेस में है। लालू यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल लालू दिल्ली में मीसा भारती के पंड्रा स्थित आवास पर रहेंगे। दिल्ली से लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर भी जाएंगे। इधर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल दिल्ली जाएंगे। तेजस्वी और नीतीश हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर आयोजित रैली में भाग लेंगे। विपक्षी दलों की एकजुटता दिखाने वाले इस रैली में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली लौटेंगे। कल शाम 6 बजे लालू यादव और नीतीश कुमार का दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। लालू, नीतीश और सोनिया की इस मुलाकात को विपक्षी एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में आए हैं, तब से सोनिया गांधी से मिलना चाह रहे थे। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से दिल्ली में नहीं थी और इसलिए सीएम नीतीश कुमार के पिछले दौरे में उनकी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी।
अब कल होने वाली इस मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आज पटना से दिल्ली जाने के दौरान लालू प्रसाद ने मीडिया के सवालों पर साफ तौर पर यह कह दिया कि बिहार से बीजेपी को साफ कर देना है, यानी कि बीजेपी का सफाया होना है। और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल राजगीर में लोजपा रामविलास का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया है। प्रशिक्षण शिविर के समापन में अध्यक्ष चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मिशन 2024 और 2025 के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भूल जाना है। अगर मैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अगर मैं भूल जाता, अगर मैं अपने नेता के सिद्धांतों को भूल जाता, इनके विचारों को भूल जाता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के साथ अगर मैं समझौता कर लेता और जितनी सीटें ये लोग दे रहे थे, 15 सीटें दे रहे थे, खुलकर इस मन से बोल रहा हूं, कई लोगों के बीच भ्रम फैलाया जाता है कि इतनी दे रहे थे, उतनी दे रहे थे। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, किसी में हिम्मत है, कोई भी दल का नेता आके मुझे झुठला के दिखा जाए, 15 सीटें ये लोग उस वक्त दे रहे थे। 15 सीटों पर अगर मैं मान जाता और अपनी नीतियों से समझौता कर लेता तो संभवतः बिहार में आज 12-13 हम लोग के विधायक होते, संभवतः उसमें से 2-3 हम लोग के मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर अगर मैं ऐसा कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता, अपने आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी भी उनसे नजरें नहीं मिला पाता। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको देते चले, बिहार के 27 जिलों में एक साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा, ठनका और भारी बारिश का यह अलर्ट है। सीतामढ़ी, पटना, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, नवादा, जहानाबाद, गया, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, कटिहार, भागलपुर यानी कि इन तमाम जिलों में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। 27 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ठनका के साथ बारिश की यहां पर चेतावनी दी गई है। अगले 48 घंटे इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण बिहार के मौसम के लिहाज से और लोगों से भी यहां पर सावधानी बरतने की अपील की गई है। और खबर बगहा से है, जहां पर आदमखोर बाघ की तलाश में 4 हाथियों की मदद ली जा रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड वन क्षेत्र के बरवा काला में आदमखोर बाघ का रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम को इसमें सफलता नहीं मिली है। आदमखोर बाघ अब तक 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 2 लोगों की शिकार के बाद वन विभाग की टीम ने आदमखोर बाघ के रेस्क्यू के लिए अपनी द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा, राजा नाम के 4 हाथियों को उतारा है। हाथियों पर सवार रेस्क्यू टीम ट्रैंकुलाइजर गन और दूरबीन के जरिए बाघ की चहलकदमी वाले इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। आसमान से ड्रोन की नजर तो धरती से 4 गजराजों की नजर से आदमखोर बाघ की निगरानी लगातार की जा रही है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए 4 हाथियों की मदद से यहां पर जो वन विभाग की टीम है वो हाथियों को ढूंढने निकली है। ट्रैंकुलाइजर, दूरबीन की यहां पर मदद ली जा रही है। जहां पर ड्रोन कैमरे से आसमान से नजर रखी जा रही है, वहीं पर जमीन पर इन 4 हाथियों की मदद से वन विभाग की टीम का यह दावा है कि जल्द से जल्द 4 हाथियों बाघ को पकड़ा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।